गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, कुछ भी कह लीजिए। तो भारतीय संविधान के हम भाग 3 को पढ़ेंगे आज। भाग तीन अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं और कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। यहीं से आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से लेकर के 35 तक। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ये 3 सवाल जो है ये अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। सिर्फ इसी एक लाइन से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं। इसके बाद कभी कभार ये पूछ लेता है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे विधिक अधिकार बना दिया गया और 300 अनुच्छेद 300 का में उसे रख दिया गया। ठीक है। अब कुल कितने जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी सामान्य उनका एक बार ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। इसमें है, पहला अधिकार है समानता, ठीक है, अथवा समता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार या समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये 19 से लेकर के और 22 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध, शोषण का मतलब इंसानों का शोषण। ठीक है, ये 23 और 24 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, इसे 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। राइट टू फ्रीडम टू द रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इन्हें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। तो अब यानी कि मूलतः हमने इनका पढ़ लिया 6 प्रकार के। समानता का अधिकार पहला, इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, इनका अनुच्छेद भी क्रम से याद रख पाएंगे। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32। आप लोगों को सामान्य तौर पर इनको जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बस इनमें थोड़ा सा बिन्नी समस्या आएगी, 1-2 बार आप लोग इसे सुन लेंगे, ध्यान समझ लेंगे। 14 से 18 तक, 19 से 22 तक, ठीक है, और 25 से 28 तक, बाकी जो है ये सामान्य होते हैं और इनका आना चाहिए। कई बार सवाल पूछ लेता है कि इनका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। ठीक है। अब भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में आता है, राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। ठीक है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकारें, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, बैंक, रेलवे, विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग और जितने भी चयन बोर्ड हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अर्ध सरकारी संस्थान, ठीक है,
इसी प्रकार की जो सरकार से सरकार के अंतर्गत रहने वाली चलने वाली संस्थाएं सभी क्या दी जाती हैं, राज्य के अंतर्गत आ जाती हैं। अब राज्य की परिभाषा आप लोगों को जानना क्यों जरूरी है, उसका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के, ठीक है, जीवन के लिए वे अनिवार्य अधिकार होते हैं, ठीक है, जिनके बिना वह मानव की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, ठीक है। और इन्हीं अधिकारों को, यानी कि वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य होते हैं, उनका जब वर्णन संविधान में कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कानूनी रूप से वो नागरिकों को प्रदान कर दिए जाते हैं, उन्हीं को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार, ठीक है, इन पर राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, ठीक है। ये न्याय योग्य होते हैं, ठीक है, यानी कि न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि इनका अपहरण करने पर, यानी इनको समाप्त करने पर व्यक्ति क्या चीज़ करता है, वो अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है, ठीक है। तो ये न्याय योग्य अधिकार के अंतर्गत, यानी कि न्याय योग्य होते हैं ये अधिकार। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन जब प्रारंभ था तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई प्रकार के अधिकारों की मांग की थी। जब स्वतंत्रता यानी प्राप्त हो गई तो उन्हें जब संविधान बनाना पड़ा तो उन्होंने देखा कि दोनों तरह की समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। इतने मौलिक अधिकार हम प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक वे मौलिक अधिकार जो नितांत आवश्यक हैं, ठीक है, यानी कि वे अधिकार जो नितांत आवश्यक थे, व्यक्ति के जीवन के लिए, भारतीयों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक थे, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। इन्हें भाग 3 में रख दिया गया। और कुछ ऐसे अधिकार जिन्हें समय पर छोड़ दिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भारतीय संविधान के भाग 4 में रख दिए गए, ठीक है। हाँ, ये दोनों वास्तव में ये दोनों वही अधिकार हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मांग करते थे। लेकिन जब उन्हें सामना करना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि इतने अधिकार हम दे नहीं सकते हैं, इसलिए अभी कुछ अधिकार प्रदान कर देते हैं और कुछ अधिकार राज्यों की ऊपर छोड़ देते हैं कि राज्य आवश्यकता अनुसार इसमें क्या करेंगे, अपना, ठीक है, अधिकार ये प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के 6 अधिकार हैं। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मूल अधिकार मैंने बता दिया कि वे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में होता है, ठीक है, व्यक्तियों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और ये राज्यों के अगेंस्ट होते हैं, राज्य के, ठीक है, यानी राज्य इन पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो अब हम एक के बाद एक जो यानी अधिकार हैं उन अधिकारों का अध्ययन करेंगे। चलिए, अब हम पहला अधिकार पढ़ेंगे, समता का अधिकार। समता अथवा समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वल टू। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इनका वर्णन किया गया है और एक के बाद एक हम इन्हें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समानता का मतलब हुआ कि सभी भारतीय समान हैं, ठीक है। किन किन आधारों पर समान है उनकी बात आती है। अनुच्छेद 14 में बात की गई है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, यानी इसे बोला था विधि के समक्ष समानता, यानी समान कानून सब पर लागू है। जो एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति पर लागू होता है वही भारत के प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, ठीक है। यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, सब के लिए क्या चीज़ है, विधि समान है, या जो एक के लिए कानून है वही सबके लिए कानून। दूसरा आता है अनुच्छेद 15। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक की गई है, ठीक है, किसी भी तरीके से, जन्म के स्थान पर, लिंग के स्थान पर, नस्ल के स्थान पर, धर्म आदि के स्थान पर, ठीक है, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनका सबका अंत कर दिया गया, ठीक है। 16 के अंतर्गत आता है लोक नियोजन, यानी कि नौकरियों में, यानी कि जो सार्वजनिक नौकरियां हैं जिन्हें आप सरकारी नौकरियां बोलते हैं, उसमें सबको समान अवसर प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो सभी को नौकरियों में समान अवसर प्रदान किया जाना, ठीक है, ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 17 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि इसमें अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत कर दिया गया है और इसे गैर कानूनी माना गया है। यानी आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि हम नहीं छुएंगे,
ठीक है, या छू लिया और उसे आपने अपशब्द कहा, या जो है ना उसको आपने धुतकार दिया, तो क्या चीज़ होएगा, ये गैर कानूनी होगा। ठीक है, और ये उसके अधिकारों का हनन होगा। इसके बाद अनुच्छेद 18 आता है, इसमें हर एक प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत, तो इसमें जो है यानी कि किसी भी प्रकार की उपाधि भारतीयों में से नहीं दी जाएगी। बस ये चीज़ है, जैसे सेना संबंधी उपाधि है, ठीक है, जनरल है, मेजर है, कर्नल है, वो सब क्या कर सकते हैं, अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। और उपाधि जो है, जो शिक्षा संबंधी उपाधियाँ हैं, जैसे किसी ने पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर की उपाधि लगा सकता है, किसी ने एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर लगा सकता है, इंजीनियरिंग कर लिया तो इंजीनियर अपने पहले लगा सकता है। ठीक है, कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, जिसे आप प्रोफेसर बोलते हैं, तो प्रोफेसर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार वो सिर्फ यही इन उपाधियाँ लोग ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने जाना होगा, ठीक है, कि एक उपाधि दी जाती है, कौन सी, भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, ठीक है, और पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म यानी कि पुरस्कार, ये सब इसका क्या करते हैं, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं। लेकिन फिर भी क्या चीज़ किया जाता है, इन्हें प्रदान किया जाता है। तो और यदि किसी व्यक्ति को विदेश से उपाधि लेनी हुई, ठीक है, उपाधि विदेश से ग्रहण करना हुआ, तो उसे भारत के राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, तभी वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 समानता संबंधी अधिकार थे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, 15 ठीक है भेदभाव का अंत, 16 नौकरियों में अवसर की समानता, 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत। इसके बाद जैसे पहले होता था ना, यानी कि राजाधिराज, ठीक है, या सर की उपाधि दे दी जाती थी, या और इसी तरह से मतलब जैसे मुगल काल में या ब्रिटिश काल में भी उपाधियां दे दी जाती थी। तो इसी प्रकार के सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाए, जिससे कि सभी लोग क्या हो जाएं, समान हो जाएं। अब इसके बाद आता है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो ये दूसरा अधिकार है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, यानी संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता भी थी, उसे क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया। अब इसमें हैं कितनी स्वतंत्रताएं, वो सभी चीज़ें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, इन्हें सभी चीज़ें कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा है, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ नहीं थे, 19A में, ठीक है, या 19(1) में। इसके बाद दूसरी आती है, ये बिल्कुल इसी तरह से सीरियल से ही हैं, ठीक है, निरायुध सभा करने की या निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात ठीक है किसी भी प्रकार की आप सभा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें आप अस्त्र शस्त्र ना ले जाएं और शांतिपूर्ण सभा करें। ठीक है, किसी को भड़काने का काम ना करें, किसी भी तरह के दंगा भड़काने का काम ना करें, तो आप सभा कर सकते हैं, अधिकार है। ठीक है, फिर है संघ बनाने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कई तरह के संगठन बनते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में क्या होता है, विद्यार्थी परिषद एक क्या चीज़ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसी से छात्र संघ जो है, तो छात्र संघ क्या चीज़ है, संगठन ही है एक तरह से। ठीक है, भारत में कहीं पर भी आने जाने, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, किसी को कहीं पर भी आने जाने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, वो कहीं का भी निवासी हो, सब जगह भ्रमण कर सकता है भारत में। ठीक है, भारत में भारत का नागरिक कहीं पर भी क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। तो किसी भी स्थान पर भारत किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, और व्यापार और जीविका कमाने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार करने का यानी कि न्यायिक व्यापार करने का और न्याय संगत जीविका अर्जन का अधिकार प्रदान किया गया है। अब ये नहीं कि कोई चोरी करे और बोला कि मेरे की ये आजीविका का जो है अधिकार है, वो नहीं। ठीक है, यानी कि जो विधिक रूप से क्या चीज़ हो, ठीक है, मान्य हो, उसी के आधार पर। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सब इसी के अंतर्गत आती है। निरायु सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यापार और ठीक है आजीविका या जीविका कमाने का, अर्जन करने का स्वतंत्रता। इसके बाद आता है अनुच्छेद 20, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि किसी भी कानूनी रूप से ठीक है वो दोषी है अथवा नहीं है, उसी से संबंधित ये दिए गए हैं। इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही उसके लिए मतलब एक ही किए गए अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दी जा सकती है, उसे बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, कि एक यानी अपराध के लिए कई बार सज़ा दी है, सिर्फ एक बार सज़ा दी है। अपराध के समय यानी कि उसे ये निर्धारित किया जाता है कि अपराध के समय जो लागू कानून है उसी के तहत उसे यानी कि सज़ा दी जाएगी। अर्थात आज जो कानून निर्मित है या जो कानून बना हुआ है ठीक है, उसी के अनुसार क्या चीज़ किया जाता है। ठीक है, किसी को भी यदि किसी ने आज उसका कानून का उल्लंघन किया है तो उसी के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, और उसी के तहत उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, यदि कल कोई दूसरा उसी चीज़ से संबंधित, जैसे है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी में हेलमेट चला यानी बिना हेलमेट के चलाने पर यदि आज किसी का चालान हो गया है और आज नियम है कि उसे सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, ठीक है, 500 रुपये चालान के रूप में दिए जाने चाहिए। ठीक है, और कल कोई कानून बन गया कि 1500 रुपये दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उस व्यक्ति पर जिसने आज कानून तोड़ा उसे 1500 का नियम नहीं लगेगा, उसे 500 रुपये ही जमा करना पड़ेंगे। कल से जो कानून तोड़ेंगे उनके लिए 1500 होगा। ठीक है, तीसरी है इसके अंतर्गत कि ठीक है संरक्षण ये दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अपने खिलाफ, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या चीज़ करता है, कोई भी जो उसने कानून तोड़ा है ठीक है, तो उसे ये नहीं कहा जाना चाहिए, ज़बरदस्ती उसके ऊपर ये नहीं लादाना जाना चाहिए कि तुम्हें स्वीकार करना ही है। ठीक है, कि तुम अपने खिलाफ खुद गवाही दो। ठीक है, तो यानी कि गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा उसे। ठीक है, तो ये 20 में आ गया। इसके बाद 21 आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, प्राण एवं दैहिक। ठीक है, यानी कि किसी के भी प्राण और दैहिक ठीक है उसे प्राण या जो दैहिक, दैहिक का मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है, जो दंड दिया जाएगा वो स्थापित विधि के अनुसार ही दिया जाएगा। जितना उसने उल्लंघन किया है विधि का उसी के अनुसार दिया जाएगा। बिना विधि के ठीक है उस विधि के पालन के उसके प्राण अथवा प्राण को छीनने का अधिकार नहीं है, अथवा दैहिक मतलब शारीरिक रूप से उसे दंड देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा यही होता है, समस्या होती है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का क्या है मूलभूत अधिकार है, यदि नहीं रहेगा तो व्यक्ति बाकी स्वतंत्रताएं लेकर के उसके लिए बाकी सभी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 21 का। इसमें आया है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, हर एक 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे का अधिकार होगा कि वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है, ये 1900 सॉरी ये जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, उसी के साथ ये क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से यानी कि गिरफ्तारी के समय के कुछ अधिकार हैं। ठीक है, वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करने कोई जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का कारण बताना होता है। ठीक है, कि आपको इस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर यानी कि नज़दीकी दंडाधिकारी के समक्ष उसे पेश किया जाना जरूरी है, और उसे वहाँ पर भी गिरफ्तारी का कारण बताना है। और यदि दंडाधिकारी क्या करेगा, सहमत है तो उसे यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में ले लेगा, और यदि सहमत नहीं है तो तुरंत छोड़ने का आदेश दे सकता है। इस 24 घंटे के अंतर्गत जहां अरेस्ट करके रखा गया है वहां से लेकर के और दंडाधिकारी के जो उसका कार्यालय है वहां तक पहुंचने तक का समय इसमें गिना नहीं जाता है। इसके बाद ठीक है, यानी कि ये क्या हो गए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 20 में 2 सिद्धि से संरक्षण दिया गया है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का
अधिकार दिया गया है। ये किसी भी प्रकार का, जब भी मैं आपको राष्ट्रपति का अधिकार बताऊंगा तो उसके अंतर्गत ये भी बताऊंगा कि आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल के समय क्या चीज़ होता है, ये जो है अधिकार, बाकी सब अधिकार क्या हो जाते हैं, ठीक है, समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन ये जो है समाप्त नहीं किए जा सकते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये और 22, ठीक है, 21 और 22, ठीक है, ये क्या चीज़ होते हैं, ये दोनों अधिकार स्थगित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाता है, यानी कि मानव, खास करके स्त्रियों और बच्चों के व्यापार पर पूरी तरह से, खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। दुर्व्यापार का मतलब यही होता है, ठीक है, यानी उनका खरीद फरोख्त पूरी तरह से रोका गया है और किसी को भी बिना पारिश्रमिक दिए हुए, ठीक है, श्रम नहीं करवाया जाएगा। यदि उसे परिश्रम करवाया जाएगा तो उसे क्या किया जाएगा, ठीक है, उसे पारिश्रमिक दिया जाना जरूरी है। इसी को ही कहा जाता है बलात्श्रम से रोक, यानी जबरन उससे कार्य नहीं करवाया जाएगा, कार्य करवा करके और उसे, ठीक है, उसे क्या ना दिया जाए, पैसे ना दिया जाए, ठीक है, उसे पारिश्रमिक ना दिया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 23 में आता है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाई गई। 24 के अंतर्गत आता है 24 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नियोजन करने से रोक, यानी 24 वर्ष से कम बच्चों को, 24 वर्ष से कम जिनकी आयु है, उन्हें ऐसी जगहों पर नहीं लगाया जाएगा जो कार्य क्या हों, जोखिम भरे हों, ठीक है। तो ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, क्योंकि स्त्रियों का और बच्चों का, और भारत में कुछ जैसे ऐसे वर्ग थे, ठीक है, जो पहले से आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, उन लोगों ने जो है ना आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग थे उन्हें, ठीक है, उनसे बलात्श्रम करवाते थे, ठीक है, इस पर क्या चीज़ किया गया है, रोक लगाई गई है। चलिए 3 संविधान यानी 3 हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। अगला अधिकार है, यानी चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। इसी के आधार पर भारतीय संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, ठीक है। अब चलिए अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या कहा जाता है। 25 में कहा गया है किसी व्यक्ति के अंतःकरण और स्वतंत्रता, यानी वो अपने मन से किसी भी धर्म को मानने, कहीं पर भी पूजा करने की उसकी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इसी में आता है कि व्यक्ति चाहे तो अपना क्या कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, वो उसका, यानी कि उसको ये अधिकार प्रदान किया गया है। 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपने अंतःकरण जो उसे धर्म अच्छा लगता है उसके अनुसार वो आचरण कर सकता है, उस धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार पूजा कर सकता है। 26 के अंतर्गत आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि सभी अपने अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की के लिए स्वतंत्र होंगे, ये उनका अधिकार होगा। इसके बाद 27वां आता है धार्मिक आय पर कर से रोक, ठीक है, यानी कि राज्य किसी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसने कि वह आय अपने, ठीक है, यानी धार्मिक कृत्यों से उसने कमाई हो। फिर इसके बाद आता है 28वां, इसमें राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था, यानी कि राज्य द्वारा स्थापित, यानी सरकारी स्कूलों में या ऐसे स्कूल जिसमें जिन्हें राज्य के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे संस्थानों में कोई किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी या सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी, यानी इसमें यदि दी जाएगी तो सभी के धर्मों की यानी शिक्षा दी जाएगी। उसे राम भी पढ़ाए जाएंगे, हज़रत मोहम्मद साहब भी पढ़ाए जाएंगे, नानक जी भी पढ़ाए जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह भी पढ़ाए जाएंगे, सभी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एक धर्म विशेष के शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि वो तो व्यक्ति हैं,
वो कोई धर्म नहीं है, इसलिए उनके लिए, ठीक है, यानी कि ये नहीं है, उन्हें वो आदर्श हैं, आदर्श के रूप में उन्हें पढ़ाया जाता है, तो विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और इन शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के, यानी कि ये शिक्षण संस्थान अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में, प्रार्थना सभाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यानी कि दिया गया छूट, यानी संस्थान कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें उन अनुष्ठानों में, प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए नहीं कह सकते हैं। जैसे कई स्कूल हैं या कई मदरसे हैं जो बोलते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कई मदरसे हैं जो है वो बोलते हैं कि हम योगा नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो उनके यही इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत उन्हें छूट प्रदान की गई। इसके बाद पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों का है। ठीक है। यानी कि अल्पसंख्यकों को यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान रखा गया है कि अल्पसंख्यक कम है तो उनकी संस्कृति और शिक्षा उनकी क्या चीज़ हो जाए, अक्षुण्ण बना रहे, इसकी व्यवस्था हमारा संविधान करता है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित रखने का बात ध्यान की गई। ठीक है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को छूट दी गई है कि वो अपने अनुसार शिक्षण संस्थान खोलें और उसका प्रबंधन भी कर सकें, और वहाँ अपने अनुसार वो क्या करें, अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकें। ये उनको क्या है, अधिकार प्राप्त है। अब छठवां अधिकार आता है, और जो सबसे प्रमुख अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि ये सब अधिकार क्या चीज़ हैं, बेकार हैं, फालतू की बातें हैं। यदि इन्हें कभी भी, ठीक है, राज्य के द्वारा क्या चीज़ किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या इनका उल्लंघन किया जाता है, तो उसके पुनर्स्थापना की व्यवस्था ना की जाए जब तक, तब तक क्या चीज़ है, ये सब दिखावा मात्र है। तो इसकी भी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। उन्हें ही हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम जानते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर जो अधिकार दिया गया है कि वह संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं उनकी संरक्षा करे। ठीक है। और इसी तरह से राज्यों के उच्च न्यायालयों को, यानी हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की संरक्षण का भार प्रदान किया गया है। यानी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण कौन करता है, दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 32 के द्वारा, उच्च न्यायालय 226 के द्वारा। ठीक है। तो संवैधानिक अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो कि हमारे क्या है, संविधान निर्माता हैं, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। उनसे पूछा गया कि आपको यदि यानी संविधान में एक की बात की जाए कि संविधान का मूल क्या है, तो उन्होंने इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने मूल कहा कि यही उसकी आत्मा है। और अनुच्छेद, ठीक है, इसी 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को लोगों के, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण प्राप्त प्रदान करने के लिए किस चीज़ की, ठीक है, 5 प्रकार के आदेश, यानी परमादेश या समादेश, या जिसे बोलते हैं रिट, जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय का 32 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत। इनमें आता है पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोला जाता है आपको दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों आना चाहिए। हाईवेस कार्पस, क्योंकि कई बार हाईवेस कार्पस लिख देता है, ठीक है, मैंडमस लिख देता है, पर हिंदी लिखता ही नहीं। ठीक है। इसका मतलब हैबियस कार्पस का मतलब सशरीर उपस्थित करना, अर्थात ये उनके द्वारा मांग की जा सकती है जिसे किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तो वह मांग कर सकता है कि, ठीक है, उसे प्रस्तुत करने का कोर्ट आदेश प्रदान करे। तो कोर्ट क्या करता है, उसकी मांग पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, यानी बंदी को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, ऐसा आदेश प्रदान कर सकता है। ठीक है। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब परम आदेश, यानी जैसा हम कहते हैं वैसा करिए, इसे बोलता है मैंडमस। यानी ये ऐसे अधिकारी को यानी जारी किया जाता है, ऐसे अधिकारी के लिए जारी किया जाता है जब वह अपना कर्तव्य पालन ना कर रहा हो। ठीक है। तो उसे कोर्ट कहता है कि जो हम कह रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए। ठीक है। तो उसे उस तरह से करना पड़ता है। ठीक है। अन्यथा उसके ऊपर कोर्ट कार्यवाही करता है। इसके बाद तीसरा आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब तो रोक, प्रोहिबिशन। ठीक है। इसमें
निम्न न्यायालयों, यानी कि यदि कोई ऐसा जो है विषय है या ऐसा मुकदमा है जो निम्न न्यायालयों में चल रहा होता है और यानी कि वरिष्ठ न्यायालय को, उच्च न्याय, उससे बड़े न्यायालय को ये पता चलता है कि इसकी सुनवाई वहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो उस पर क्या कर सकता है, वो रोक कर सकता है, कि रोक लगा देगा कि आप वहाँ पर सुनवाई मत कीजिए, ठीक है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है, या हम इस पर सुनवाई खुद करेंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं उस पर सुनवाई पर रोक लगा सकती है निम्न न्यायालय में, ठीक है, ये दोनों न्यायालय। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ऊपर मंगवाना, ठीक है, सरिटोरी, ठीक है, इसमें निम्न न्यायालयों से जो मामले होते हैं, निम्न न्यायालयों के जो मामले होते हैं उन्हें उच्च न्यायालय यानी वरिष्ठ न्यायालय में प्रेषित करने के लिए आदेश दिया जाता है कि आप यहाँ पर मत करिए, ठीक है, और ये इससे संबंधित जो है सुनवाई इस न्यायालय में की जा रही है या हम करेंगे, ठीक है, तो उस न्यायालय में यानी वो कार्यवाही रुक जाती है और, ठीक है, उसे वरिष्ठ न्यायालय में यानी उसे ऊंचे न्यायालय में भेज दिया जाता है। पांचवा और अंतिम है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का मतलब हुआ किस अधिकार से, यानी कि को वारंटो, यानी कि ये अधिकारी से पूछा जाता है कि आपने ये कार्य किया, आपने किस अधिकार से किया, ठीक है, और आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है, ठीक है, आप ये कार्य नहीं करिए, तो किसी अधिकारी के खिलाफ ये जारी किया जाता है जबकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए। तो इस प्रकार, ठीक है, यानी कि एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाने वाले व्यक्ति को के खिलाफ जारी किया जाता है, यानी जिसने बंदी बनाया है उसे आदेश दिया जाता है बंदी को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। और ये, ठीक है, अधिकारियों के खिलाफ दो होते हैं, एक परमादेश और दूसरा अधिकार परीक्षा। परमादेश यानी जो हम कहते हैं अपने अधिकार का पालन करो, और अधिकार परीक्षा यानी तुमने किस अधिकार से कार्य किया, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यहाँ पर कार्य मत करो। ये दोनों हो गए। दो हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों निम्न न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है आखिरकार ये, यानी कि अधिकार यानी संशोधनीय है, इनमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इसमें शुरुआत में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत ही यानी स्ट्रिक्ट था, तो उसने शुरुआत के मामलों में जैसे गोलकवाद वगैरह में उसने, यानी कि गोलकनाथ वगैरह वाद में उसने बोला था कि 3 संरक्षण के द्वारा अधिकारों को, यानी मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया सकता है। बाद में, ठीक है, परिवर्तन हुआ, तो 24वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जारी किया गया कि यानी कि हमारा अधिकार है, संसद के द्वारा कि हमारा अधिकार है, हम संशोधन कर सकते हैं। और बदलते यानी समय के अनुसार हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या चीज़ किया, स्वीकार कर लिया। तो केशवानंद भारती 1973 में और 86 में मिनर्वा मिल्स मामले में स्वीकार कर लिया कि संसद क्या कर सकती है, ठीक है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को क्या नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है, मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है कि संसद को ये अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वर्तमान की परिस्थिति ये है। हाँ, ये पूछ लेता है किन के द्वारा किया गया, तो गोलकनाथ में मना कर दिया गया था, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स में क्या चीज़ किया गया है, इसे स्वीकार कर लिया गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है, इस तरह से आप अपने नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपको मौलिक अधिकार बिल्कुल क्या चीज़ हो जाएगा, रट जाएगा। और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखिए और परिवार का ध्यान रखिए, और आप अपने चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो कि तैयारी करना चाहते हैं और इसकी मदद से तैयारी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।